नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नेपाल में नई सरकार का गठन हो चुका है। बालन शाह प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इसके साथ ही अब बालन शाह को लेकर चर्चाएं ज्यादा हैं। बालन शाह जैसे ही प्रधानमंत्री बने, पुराने नेताओं की हालत खराब कर दी। सबसे पहले केपी शर्मा ओली के साथ जो कुछ भी हुआ वो आपको पता है, गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच भारत ने भी बालन शाह को इस के लिए बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद की है कि नेपाल और भारत की दोस्ती अच्छी रहेगी, जिसका जवाब भी बालन शाह ने दिया है। अब मेरे साथ नेपाल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझने वाले, नेपाल के ग्राउंड जीरो पर रहने वाले, अधिकतर समय तक इस वक्त विदेशी मामलों के जानकार वेद शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे कि नेपाल किधर बढ़ रहा है आगे, कैसे होंगे भारत से रिश्ते और बालन शाह बतौर प्रधानमंत्री क्या कुछ नेपाल के लिए बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद रोहित जी। नेपाल में अभी बमुश्किल 3-4 दिन पहले वहाँ बालन शाह ने देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। भारत के प्रधानमंत्री ने उनको उनकी नई राजनीतिक यात्रा के लिए शुभकामनाओं का संदेश भेजा है और आशा व्यक्त की है कि दोनों सरकारें मिलके जो है दोनों देश के लोगों के प्रति बेहतरी का जो है हर संभव जो है प्रयास करेंगे, काम करेंगे। बालन शाह प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनकी जो है पूर्ण बहुमत की लगभग 2/3 की सरकार है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सर पर लगभग 3 करोड़ नेपाली लोगों के अपेक्षाओं का भार है। और आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी सरकारें होती हैं वो जो है अपनी नीयत दिखाती हैं, वो एक नैरेटिव बिल्ड करती हैं। और जो इन शुरुआती 3-4 दिन में बालन शाह नेतृत्व की सरकार ने जो नैरेटिव देने का काम किया है, मैं कहता हूं कि मेरी राजनीतिक समझ में पिछले 1 दशक या 2 दशक में जितना भी मैंने जियोपॉलिटिक्स देखा है, समझा है, समझने की कोशिश करी है, ये वन ऑफ द बेस्ट टेम्परामेंट है। अभी इस सरकार ने शपथ लेते ही दूसरे दिन अपने गवर्नेंस का मॉडल प्रस्तुत किया है 100 बूंदों का, कि हम इन विषयों पे ऐसे ऐसे काम करेंगे। मुझे जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, बालन शाह की सरकार कहती है कि हम अपने घोषणा पत्र और सभी पार्टियों के घोषणा पत्र को एकीकृत करके एक राष्ट्रीय एकबद्धता जो है पत्र बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। आप सोचिए, एक तो होता है कि पार्टी कहती है कि जी साहब, जो मैंने घोषणा पत्र, जो मैंने मैनिफेस्टो निकाला है, मैं उस पर तो काम करूंगा ही करूंगा। ये कहती है कि इसके साथ साथ जो और पार्टियां हैं, जो पूरी जो है गणतांत्रिक प्रयास में, जो लोकतांत्रिक अभ्यास में जिन्होंने हमारे साथ विपक्ष के तौर पर, हमारे कंपेटिटर के तौर पर जो उन्होंने प्रतिभाग किया, उन लोगों के घोषणा पत्र को भी हम अपने जो है गवर्नेंस का मॉडल बनाएंगे और उसके ऊपर हम काम करेंगे। और जो उन्होंने वो जो 100 पॉइंटर्स दिए हैं, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो जो है एजुकेशन सिस्टम को कैसे मेन स्ट्रीम करने वाले हैं, 5वीं क्लास तक के बच्चों को जो है वो ग्रेडिंग पे लेकर जाएंगे, बच्चों के ऊपर जो है प्रेशर को ईज करेंगे। और जो तमाम एजुकेशन के सिंडिकेट्स होते हैं, जिनको नेपाल में ब्रिज एग्जाम करके बोला जाता है, जिसमें बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं, उनको रिमूव करेंगे। कैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो वहां पर जो विभिन्न संगठन बने हुए हैं, ट्रेड यूनियन टाइप के, उनको विस्थापित किया जाएगा। व्यवस्था को लेकर वेद जी बालन शाह काम करने के लिए तैयार हैं। आपने कहा कि शुरुआती दिनों में गवर्नेंस का मॉडल पेश किया। केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी तुरंत क्यों की गई? देखिए, पहली चीज तो ये जेएनयू की सरकार थी और जो जेएनयू की सरकार थी, जो एक देश के अंदर उबाल है, एक वातावरण जो देश के अंदर बना हुआ था कि ये जो मैंडेट आया है, ये जो स्थापित दल थे उनके प्रति जो एक निराशा थी, एक वितृष्णा थी, उसका नहीं तो अगर आप नेपाल के किसी भी बड़े राजनीतिक पंडित के साथ बात करेंगे तो जो नेपाल का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है,
कि उसमें जो है 165 प्रत्यक्ष जीत के आते हैं, 110 जो है समानुपातिक जीत के आते हैं, तो आपको कमोबेश प्रत्येक राजनीतिक विश्लेषक या पंडित यही कहता हुआ मिल जाता इस चुनाव के रिजल्ट से पहले कि भैया नेपाल में पूर्ण बहुमत की सरकार संभव ही नहीं है। जैसे जर्मनी में होता है कि वहां पर भी ऐसा स्कैटर्ड मैंडेट आता है, नंबर वन और नंबर 2 मिलकर सरकार चलाते हैं। कमोबेश नेपाल की स्थिति भी ऐसा ही है, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, हर पार्टी का अपना अपना स्टेक है, और जो है कोई 10%, कोई 20%, कोई 18%, कोई 24% वोट लेके आता है। तो जो है ऐसे सिस्टम में इस प्रकार से 2/3 मेजॉरिटी या मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करना असंभव सा प्रतीत होता है। पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने बालन शाह के नेतृत्व में इस चीज को भी झुठला दिया कि पूरा इलेक्शन पोलराइज हो गया और एक पार्टी 275 के जो है वहां के पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर 182 सीट लेके आई। तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व है। देखिए, मैं नेपाल की जनता के जो राजनीतिक समझ है उसकी दाद देता हूं, क्योंकि आज से 8 साल पहले विक्रम संवत 2074 में जब चुनाव हुआ था, तब भी वहां की जनता ने जो केपी ओली और प्रचंडा और माधव नेपाल जी की जो संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसको 2/3 का मैंडेट दिया था। नेपाल की जनता की आप समझ देखिए, उनकी राजनीतिक परिपक्वता देखिए, उन्होंने कम्युनिस्टों को तब भी देश चलाने के लिए इतना भारी मैंडेट दिया था। पर देश का मैं कहूंगा कि ये एक शायद बैड लक था कि इतने पुराने, इतने मंझे हुए नेता जो है शायद अति महत्वाकांक्षा का शिकार हो गए। वो देश की जनता के मैंडेट का सम्मान नहीं कर पाए। उन्होंने तीनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। 2.5 साल में वहां दूसरी सरकार आ गई, 2.5-3 साल में। जो स्थिरता नेपाल को चाहिए थी, अब उम्मीद है कि बालन शाह वो स्थिरता नेपाल को दे पाएंगे, और उसके साथ ही अगर स्थिरता होगी तो विकास होना लाजमी है, वो होना ही होना है। देखिए, एक हिंदी में कहावत है रोहित जी कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, है ना। तो आपने जो केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी की बात की, वो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि ये जो जनता का मैंडेट का प्रेशर था, और उसको ईज करने के लिए और उस नैरेटिव को ये दिखाने के लिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, कि भाई जो देश के अंदर आंदोलन हुआ, आप नेपाल के इतिहास को उठाकर देखेंगे, पिछले 70-75 साल का अगर आप नेपाल का इतिहास उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे हर दूसरे दशक में कोई ना कोई बड़ा आंदोलन हुआ है। पर तब से लेकर आज तक उन तमाम आंदोलन में हजारों लोग जो है देश के लिए अपनी जान गंवा बैठे, और आज तक जो है उन मृतक के प्रति किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। जिन जिन लोगों ने अपने परिवार के बच्चों को खोआ, बेटियों को खोआ, माओं को खोआ, उन परिवारों को स्थापित करने के लिए कोई ऐसी बड़ी योजना नहीं आई। तो आज ये जो नई जेनजियो की सरकार है, जो युवाओं की सरकार है, उसको समझ आया ये कि भाई देश में कुछ भी हुआ हो, जिसकी भी सरकार हो, एक तरह का एक साइकोलॉजिकल और एक सिस्टमैटिकल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जवाबदेही तैयार जो है करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि शायद देखिए, कोर्ट अपना काम करेगा। अभी वहां पे कार्की आयोग का प्रतिवेदन आया है, अब वो जबकि अभी पब्लिक नहीं हुआ है, वो लीक हुआ है। अब कार्की आयोग के प्रतिवेदन पर वहां का सुप्रीम कोर्ट कैसे एक्ट करता है, वहां की सरकार अब उसको किस प्रकार से लागू करती है। सरकार ने अभी कहा कि वहां एक और कमेटी बनाएंगे, उसके ऊपर जांच करेंगे। और जो देश के अंदर तोड़फोड़ हुआ, उसमें लगभग 950 लोगों के ऊपर जो है वहां पे केस हुआ है, लगभग 550 लोग जेल के अंदर में, और तमाम कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि संविधान सम्मत देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर भीड़ तंत्र से देश नहीं चलता, और संविधान से ही चलता है। और जब मामला कोर्ट में गया है तो मुझे लगता है कि कोर्ट इस चीज को आगे तय करेगा। नेपाल की कोर्ट आगे तय करेगी क्या कुछ होगा। जो कुछ भी आंदोलन हुआ, बवाल हुआ, उसमें किसकी जवाबदेही थी, कौन आरोपी था, वो सब बाद में तय होगा। लेकिन अभी बालन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी है कि क्या काठमांडू और दिल्ली के रिश्ते पहले से बेहतर होंगे, क्योंकि वामपंथियों के साथ, कम्युनिस्टों के साथ तो वैसा तालमेल नहीं रहा। देखिए, बहुत सारे लोग इसको बहुत अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से आज तक जो है इसको आइडेंटिफाई करते आए हैं, इसको डिफाइन करते आए हैं। कोई नेपाल के अंदर एक प्रचलन में ये था कि जो है कांग्रेसी जो लोग हैं वो प्रो इंडिया हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो प्रो चाइना हैं, और तमाम तरह की जो है एक घिसी पिटी एक पुरानी दलील लोग देते थे। और मैं मानता हूं
कि कोई किसी का सगा नहीं था। वहां सब अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग स्टैंड बदलते थे, पाला बदलते थे और उस हिसाब से काम करते थे। आप प्रचंड जी का उदाहरण उठा के देख लीजिए कि जब प्रचंड जी प्रधानमंत्री बने तो वो इंस्टेड ऑफ इंडिया वो पहले जो है बीजिंग गए। उन्होंने एक नैरेटिव स्थापना करने की कोशिश की कि भाई नेपाल में कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो पहले दिल्ली क्यों जाएगा, वो कहीं और भी तो जा सकता है। तो तमाम राजनीतिक दलों ने अपने वोट बैंक को साधने के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है इंडिया के साथ प्यार, मोहब्बत, तकरार, उन सब चीज को प्रयोग किया। और अब रही बात, अब एक नई सरकार है, एक नई सोच की युवाओं की सरकार है। मुझे लगता है कि वो बियॉन्ड इंडिया और चाइना नेपाल को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि आज जो है जियो पॉलिटिकल रिलेशन में बहुत बड़ा टेक्टिकल शिफ्ट हुआ है। आप देखेंगे कि भारत की स्थिति पहले से बहुत स्ट्रांग है। जो यूरोप कभी अमेरिका का सबसे क्लोज एलाई हुआ करता था, जो ब्रिटेन अमेरिका का सबसे ट्रस्टेड एलाई हुआ करता था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूरा चार्टर्ड प्लेन वहां के बिजनेस फ्रेटर्निटी को लेकर आता है, यहां पे ट्रेड डील साइन करता है। यूरोपियन यूनियन के प्रमुख यहां आते हैं, वो कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील हम साइन कर रहे हैं, वो यहां आते हैं। तो आज जो भारत की स्थिति है, भारत आज से 10 साल 15 साल पहले वाला भारत नहीं है। आज भारत पूरे विश्व के अंदर जो है एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह काम कर रहा है। और कोई भी देश आप चाहे अमेरिका को उठा के ले लीजिए, कोई भी देश पूरे विश्व में भारत को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल, और मैं वही कह रहा हूं कि आपने प्रचंड का जिक्र किया कि वो बीजिंग गए और उन्होंने ये चीज स्थापित करने की कोशिश की गई कि चीन से नेपाल के रिश्ते अच्छे हैं। मेरा यही कहना है कि अगर बालन शाह भारत से रिश्ते बेहतर करने की बात कर रहे हैं तो क्या पहला कदम यही होगा कि बालन शाह दिल्ली आए? देखिए, मैं इस चीज को सिरे से नकारता हूं कि किसी भी देश के प्रमुख को किसी पड़ोसी के पास इमीडिएटली चले जाना चाहिए। देखिए, अभी नेपाल के अंदर बहुत कुछ काम बाकी है। वो देश एक घायल अवस्था में है, लहूलुहान है। देश को मरहम की आवश्यकता है, देश को नेतृत्व की आवश्यकता है। जो देश के अंदर समस्याएं चल रही हैं उनको इमीडिएटली एड्रेस करने की आवश्यकता है। और बालन शाह दिल्ली आए, बालन शाह अमेरिका जाएं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो काठमांडू में रहकर देश को किस प्रकार की दिशा दे रहे हैं और वो दिशा कितनी तेजी से दे रहे हैं। देखिए, जैसे ही नेपाल में चुनाव का परिणाम आया, भारत के प्रधानमंत्री ने जो है रासपा के नेता द्वय को फोन करके पहले बधाई दी, रवि लामिछाने को बधाई दी, बालन शाह को बधाई दी। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और उसके 2 दिन बाद जो है एमईए के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने भी जो है प्रेस करके उन चीजों को रखा और सरकार बनते ही देश के प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा प्रोएक्टिव, इससे ज्यादा वार्मथ शायद पहले नहीं रहा हो। और ये चीज आज की जो जनरेशन है इसको बहुत बेहतर समझती है। और मुझे लगता है कि नेपाल की इस नई ऊर्जावान सरकार के पास एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। नेपाल को नेपाली लैंग्वेज में कहा जाता था कि नेपाल दुई ढुंगा बीच को तरुल हो। तो अब जो नेपाल की पोजीशनिंग है, मुझे लगता है कि नेपाल 2 बहुत बड़ी पहाड़ियों के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकती है। यह अपॉर्चुनिटी आज नेपाल की जो है जेन ज़ी गवर्नमेंट के पास है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो एक वैक्यूम था या है या हो सकता है, नेपाल उसमें बहुत बड़ी कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा सकता है। और मुझे इस पे विश्वास है कि जो आज का युवा है वो कंस्ट्रक्टिव चीजों के ऊपर विश्वास करता है, उसके ऊपर काम करता है, रादर कि वो ओल्ड बुक्स पे जाता है कि भाई विगत में क्या हुआ, पहले किसने क्या कहा, क्या किया। इंस्टेड कि अब जो है नई इबारत लिखने का टाइम जा सकता है। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बालन शाह के पास है। सो इसमें अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बालन शाह उस अपॉर्चुनिटी को कितना भुना सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नेपाल की राजनीति पर इतनी गहराई से थैंक यू जानकारी देने के लिए। फिलहाल बालन शाह बतौर प्रधानमंत्री नेपाल को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, वेद जी ने वो समझाया। भारत के साथ रिश्ते कैसे बेहतर रह सकते हैं, इस पर भी हमने चर्चा की। बाकी नेपाल से जुड़ी जो भी जानकारी होगी आपको एनएफ न्यूज पर हमेशा मिलती रही है, हमेशा मिलती रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। थैंक यू।